दोस्तों, ओपन डेफिकेशन हमारे देश के कई हिस्सों में एक कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी। ओपन डेफिकेशन का कारण सिर्फ इतना नहीं था कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, बल्कि इसका एक रीज़न ये भी था कि हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे डीपली रूटेड एटीट्यूडनल इश्यूज थे। सोसाइटी में लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनको लगता था कि टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्ट करना एक फिजूल खर्चा है। लेकिन उसके बाद एक क्लीन इंडिया कैंपेन आती है, लोगों का माइंडसेट चेंज होता है और उस कैंपेन के बाद हमें समझ में आता है कि ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं है, ये एक एटीट्यूड इश्यू है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज करना था। उस कैंपेन के बाद लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ और वही लोग जो पहले इस बात से अपने आप को रेजिस्ट करते थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे, अगर हम टॉयलेट्स बनवाएंगे तो हमारी हेल्थ पे क्या क्या बेनिफिट निकल के आएंगे। तो इस तरीके से लोगों का एटीट्यूड फॉर्म हुआ और इसी को ही हम आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझ में आएगा कि जब हम एटीट्यूड चेंज की बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि हम कैसे लोगों का एक इमोशन कंपोनेंट चेंज कर रहे हैं। हम ये भी बात करते हैं कि हम लोगों की कैसे थिंकिंग चेंज कर रहे हैं। जैसे कि इसी एग्जाम्पल में आप देखोगे, हमने लोगों का अफेक्टिव कंपोनेंट यानी कि इमोशनल कंपोनेंट चेंज किया। हमने लोगों को महसूस कराया, इमोशन कंपोनेंट जनरेट किया। दे वर हैविंग फीलिंग प्राइड एंड रिलीफ एंड डिग्निटी ओके इन हैविंग एंड यूजिंग अ टॉयलेट। उनको प्राइड फील हो रहा था। जो लोग समझते थे पहले कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, दे वर नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, लेकिन अब वो इसी चीज़ के अंदर प्राइड फील कर रहे हैं, डिग्निफाइड फील कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लास्ट देखोगे कॉग्निटिव कंपोनेंट, उनका थिंकिंग पैटर्न चेंज हुआ। जो ये सोचते थे कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको हम टॉयलेट अगर बनवाएंगे तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा, ये तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही चलता आ रहा है, उनका थिंकिंग कंपोनेंट चेंज हुआ और उन्होंने क्या समझना शुरू किया, उन्होंने समझना शुरू किया इसके हेल्थ बेनिफिट। अब जब इनको समझ में आ गया कि इसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं, उनके अंदर एक इमोशन आ गया कि प्राइड फील कर रहे हैं, डिग्निफाइड फील कर रहे हैं, उन्होंने फिर अपना बिहेवियर चेंज किया। दे स्टॉप डेफिकेटिंग इन द ओपन एंड दे स्टार्ट यूजिंग टॉयलेट्स ऑन द रेगुलर बेसिस। तो इसी तरीके से जब हम एटीट्यूड चेंज की बात करते हैं तो उसके अंदर हम 3 कंपोनेंट की बात करते हैं। पहला कंपोनेंट होता है अफेक्टिव, ए कंपोनेंट, बी इज बिहेवियरल कंपोनेंट एंड सी इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। इट इज आल्सो नोन एज ABC कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। अब इसी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है, क्या अलग अलग थ्योरीज होती हैं, एटीट्यूड को पढ़ना ज़रूरी क्यों है और इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्यों होती है। उससे पहले हम थोड़ा सा एक इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे कि एटीट्यूड को पढ़ना शुरू क्यों किया गया। तो अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात करें, पहले के टाइम पर आप देखोगे काफ़ी सारे सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस आपको सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको काफ़ी सारे सिविल राइट्स एंड सोशल मूवमेंट देखने को मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात करेंगे तो लोगों को, अलग अलग देशों को अपनी आर्मी के अंदर लोग चाहिए थे, क्योंकि काफ़ी सारे बैटल्स हो रहे थे, काफ़ी सारे वॉर लड़े जा रहे थे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने का, कि कैसे लोग उनके साथ आर्मी में जुड़ें और उनकी फौज बड़ी हो जाए। तो ये क्या हुआ, ये उन्होंने उनका एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश की। ये हम बात करें 20वीं सेंचुरी की, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की। उसी टाइम पे आप देखोगे दुनिया भर के अंदर काफ़ी सारे सिविल मूवमेंट थे, काफ़ी सारे मेजर आप पॉलिटिकल मूवमेंट भी देखोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिवॉल्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट के टाइम पर आप देखोगे काफ़ी लोगों ने उस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। उनको लग रहा था कि अंग्रेज़ जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन फिर 1857 के बाद में आप देखोगे जब और मूवमेंट हुए तो लोगों ने मिलजुल कर काफ़ी लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो पहले लोग रेजिस्ट कर रहे थे, अब उन्हीं लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब उनका एटीट्यूड चेंज हो रहा था। अब इन सब चीज़ों की नज़र जाती है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के ऊपर, अलग अलग रिसर्चर के ऊपर, और वो समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों का ये एटीट्यूड चेंज हो कैसे रहा है। और जन्म होता है साइकोलॉजी की एक नई ब्रांच का, उसको बोला जाता है सोशल साइकोलॉजी। और सोशल साइकोलॉजी के अंदर एटीट्यूड को, पर्सुएशन को, इन सब टॉपिक्स को पढ़ा जाता है। तो ये इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। अलग अलग पॉलिटिकल चेंजेस के कारण, अलग अलग सोशल मूवमेंट के कारण सोसाइटी अपने आप में सोशल इवॉल्व हो रही थी, मास मीडिया लार्ज स्केल पे इवॉल्व कर रहा था अपने आप को, साइकोलॉजी इवॉल्व कर रही थी, और यहीं से ही इसकी पढ़ाई करना शुरू कर दिया गया। अब उसी टाइम पे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम निकल के आता है, उनका नाम है गॉर्डन एलपोर्ट। एलपोर्ट इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, और वो बताते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। और वो एक एटीट्यूड की स्कॉलर डेफिनेशन देते हैं, आप यहाँ पे देख भी पाएंगे। एटीट्यूड
is a mental and neural state of readiness, experience exerting a directive or dynamic influence upon an individual response to all objects and situations with which it is related. ये डेफिनेशन जो है एल्पोर्ट ने हमको दी थी, इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। ये आपको डेफिनेशन पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। पहली लाइन देखिए, एटीट्यूड इज अ मेंटल एंड न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस। एटीट्यूड क्या होता है? हमारा एक मेंटल कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, तो आप एक्सरसाइज के हेल्थ बेनिफिट देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो ये क्या हो गया? आपका मेंटल कंपोनेंट हो गया। इसी तरीके से ये क्या है? एक न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस भी है। आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, आप जिम जाएंगे, आप वहाँ पे जाकर अच्छा महसूस करेंगे, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, यानी कि आपके अंदर एक अच्छा पॉजिटिव इमोशन जनरेट होगा। तो यानी कि क्या हो गया? आपका न्यूरल स्टेट, हमारे इमोशंस भी हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। हम अगर पॉजिटिव स्टेट में हैं, पॉजिटिव इमोशंस में हैं, तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करती है। तो एटीट्यूड क्या हो गया? आपका एक मेंटल और न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस हो गया। ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस, आप एक्सरसाइज करने जाएंगे जिम में, आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेंगे, आपको समझ में आएगा इस एक्सरसाइज को करके मुझे ये बेनिफिट होगा, ऐसा मैं करूंगा तो मेरे को ये बेनिफिट होगा। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस से आप अपने एटीट्यूड को शेप भी कर रहे हैं। आपने 1 घंटा एक्सरसाइज की आज, हो सकता है 1 हफ्ते बाद आप उसको बढ़ा दो, फिर अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करो, आपका एटीट्यूड उसको लेकर और बेटर हो जाए या और नीचे भी जा सकता है। तो इट इज ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस आल्सो। एंड द लास्ट वन यू विल सी एक्सर्टिंग अ डायरेक्टिव और डायनेमिक इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या हुआ? जिम जाना आपका एक डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। आपको जिम जाना पसंद है, आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, आप जिम चले गए, आपने शुरू कर दी एक्सरसाइज करना। और ये एक डायनेमिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक्सरसाइज करना शुरुआत में पसंद नहीं है, आपने जिम ऐसे ही ज्वाइन कर लिया अपने दोस्तों के कहने पर, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको लगा कि यार मुझे तो जिम जाकर बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो फिर आपने इस चीज़ को रेगुलर तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो डायरेक्टिव भी है, आप सीधा आपने देखा, आपको पता है आपको बेनिफिट मिला, आपने जाना शुरू कर दिया। और डायनेमिक भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले जाना शुरू कर दिया, उसके बाद में आपको लगा कि हाँ कि इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो इतने सारे कंपोनेंट आप देखेंगे एटीट्यूड के अंदर। अब आपको समझ में आएगा डेफिनेशन, मेंटल एंड न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस, ठीक है? ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस, एक्सर्टिंग अ डायरेक्टिव एंड डायनेमिक इन्फ्लुएंस। और लास्ट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग सिचुएशन जिससे भी आप रिलेटेड रहते हो। ये हमारी डेफिनेशन होती है एटीट्यूड की, जो एक स्कॉलर डेफिनेशन है। इसको आप अब एग्जाम में आप सीधा ऐसे कोट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने समझा कि एटीट्यूड है क्या, ऑरिजिनेट कैसे हुआ ये कंपोनेंट, और इसकी डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करेंगे इसी के अंदर कि ये एटीट्यूड जो होता है वो फॉर्म कैसे होता है। What are different थ्योरीज एंड कंसेप्ट जो बताती है एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में। तो हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग, द सेकंड वन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, थर्ड वन इज सोशलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ये 4 कंपोनेंट होते हैं जो समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारा एटीट्यूड फॉर्म कैसे होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग एक थ्योरी होती है साइकोलॉजी के अंदर जो ये बताती है कि जब रिपीटेटिव पेयरिंग होती है किसी चीज से, तो हम उसके लिए एक पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देखोगे अमिताभ बच्चन को लेकर लोगों का एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। अमिताभ बच्चन को लोग एक रोल मॉडल की तरह समझते हैं, एक पॉजिटिव अपीलिंग आती है जब भी उनकी बात की जाती है। तो आप देखोगे अमिताभ बच्चन जब भी कोई मैसेज देते हैं तो लोग उसको सुनेंगे। अमिताभ बच्चन ने एक कैंपेन की 2 बूंद जिंदगी की एंड पोलियो एरेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। कोविड के टाइम पे आप देखोगे अमिताभ बच्चन की वॉइस आती थी जब आप किसी को कॉल लगाते थे, क्योंकि लोग उसको एसोसिएट करते थे, लोगों की कंडीशनिंग थी उस चीज से। तो क्लासिकल कंडीशनिंग से हम लोगों का एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हैं। अगर अमिताभ बच्चन किसी को कुछ बोलेगा तो लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा। इसी तरीके से आप देखोगे जब स्वच्छ भारत अभियान हुआ था तो काफी सुपरस्टार्स, काफी सारे टीवी स्टार्स अपील करते थे लोगों को। क्यों? क्योंकि वो टीवी स्टार्स, वो सुपरस्टार्स काफी लोगों के रोल मॉडल थे और उस वजह से लोगों का एटीट्यूड चेंज होता था। तो ये क्या हो गया? क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसकी वजह से हम एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग। इस तरीके से इससे भी एटीट्यूड चेंज और एटीट्यूड फॉर्म होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिहेवियर फॉलोड बाय रिवॉर्ड आर स्ट्रेंथन्ड, दोज फॉलोड बाय पनिशमेंट आर वीकेंड। अगर मान लीजिए एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और वो अच्छे मार्क्स लेके आता है,
उसके माँ बाप उसको शाबाशी देते हैं, उसके टीचर्स उसको शाबाशी देते हैं, तो उसका ये परफॉर्मेंस जो अच्छा निकल के आया वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको रिवॉर्ड मिला है, फॉलोड बाय रिवॉर्ड। उसका ये इसको इस बिहेवियर को रिवॉर्ड मिला है, उसको समझ में आ गया कि अगर मैं ऐसा बिहेवियर आगे भी परफॉर्म करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे। इसी तरीके से अगर ऐसा बिहेवियर जिसको आपको पनिशमेंट मिलता है वो वीक होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक बच्चे ने क्लास के अंदर शैतानी की और उसको पनिशमेंट मिल गया, तो बच्चे को पता है कि मुझे ऐसा बिहेवियर आगे नहीं करना, मुझे ऐसा एटीट्यूड आगे नहीं करना, अगर मैं करूंगा तो मुझे फिर से पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओपन कंडीशनिंग। इस तरीके का इस्तेमाल करके भी आप देखोगे गवर्नमेंट हमारा एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करती है। जैसे काफ़ी सारे आप देखोगे हेलमेट अगर हम नहीं लगाते तो हमारा चालान कटता है, ताकि ये वाला जो एटीट्यूड है हमारा चेंज हो जाए। ऑल्दो वो चेंज होता नहीं है, लेकिन कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा। इसी तरीके से जो प्रॉपर टाइम पर अपने इनकम टैक्स को फिल करते हैं उनको रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बिहेवियर फॉलोड बाय रिवॉर्ड्स आर स्ट्रेंथन्ड, और जो फॉलोड होते हैं पनिशमेंट के द्वारा दे आर वीकेंड। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओपन कंडीशनिंग। इसी तरीके से एक होता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग का मतलब होता है हम जब देख देख कर चीज़ों को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूवीज के थ्रू लोगों का एटीट्यूड चेंज होता है। आप देखेंगे टॉयलेट एक प्रेम कथा जो मूवी आई, वहाँ से लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ, लोगों ने अपने रोल मॉडल को टीवी पर देखा और अपना एटीट्यूड चेंज किया। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए किसी का रोल मॉडल है कोई एक्टर, और वही अगर कोई नेगेटिव काम करेगा टीवी स्क्रीन पर जाकर, तो जो उसको रोल मॉडल मानते हैं वो उसका वैसा का वैसा एटीट्यूड अपना लेंगे। इसी वजह से हमें अपने रोल मॉडल हमेशा सही तरीके से चूज करने चाहिए। तो ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। लर्निंग ऑकर्स बाय वॉचिंग अदर्स, स्पेशली रोल मॉडल्स और ऑथोरिटी फिगर्स। जो हमारी ऑथोरिटी फिगर्स हैं या जो हमारे रोल मॉडल हैं, हमको देख देख कर भी सीखते हैं। हमारे घर में अगर हमारे फादर रोल मॉडल हैं तो हम उनको देखकर काफ़ी चीज़ों को सीखेंगे। हमारी मदर हमारी अगर रोल मॉडल है तो हम उनको देखकर काफ़ी चीज़ों को सीखेंगे। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो ये कुछ कंसेप्ट होते हैं जिनकी वजह से एटीट्यूड फॉर्म होता है, और अगर एक बार फॉर्म हो गया तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं विद द सेम मेथड। So these are the theories, classical, operant and observation learning, with the help of which attitudes are formed. नेक्स्ट हम फॉर्म करने के बाद ये भी समझेंगे कुछ और थ्योरीज भी होती हैं साइकोलॉजी के अंदर और जिनको एथिक्स के अंदर ही पढ़ा जाता है कि लोगों का एटीट्यूड हम और कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसी बात को और बढ़ाने के लिए, आगे बताने के लिए 3 कंसेप्ट और निकल के आते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, द सेकंड वन इज सोशल थ्योरी एंड द थर्ड वन इज परसुएशन थ्योरी, लोगों को परसुएट करके। तो एक एक करके ब्रीफ में हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला कंसेप्ट देखेंगे आप, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी का पार्ट ही होता है ये। इसको बोलते हैं फेस्टिंगर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। इसका कोर आइडिया क्या है कि जब लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड होते हैं और अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं तो लोगों के अंदर डिस्कंसेंस आता है, लोगों के अंदर एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपको स्मोकिंग के बारे में पता है कि स्मोकिंग से मुझे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन फिर भी आप स्मोकिंग किए जा रहे हैं। तो ये 2 कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हो गई। आप ऐसा सोच रहे हैं कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ और आप कर क्या रहे हैं, स्मोकिंग। सो दीज आर कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड। ये कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें आ गई तो आप रह नहीं पाओगे, आप हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहोगे, आप हमेशा डिसोनेंस में रहोगे, आपके माइंड के अंदर हमेशा मेंटल डिस्कम्फर्ट रहेगा। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो आपको स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी या आपको ये मानना शुरू करना पड़ेगा कि स्मोकिंग इज नॉट इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, दिस इज फेस्टिंगर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। आप देखेंगे यहां पर, अ स्मोकर नोज स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये उसका बिलीफ है, बट कंटिन्यूज टू स्मोक, ऐसा वो किए जा रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो उसको स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी या वो ये समझना शुरू कर दे कि इसके कोई भी हेल्थ रिस्क नहीं होते। ऐसी कोई सब्सटेंशियल रिपोर्ट नहीं है जो ये बताती है कि स्मोकिंग लीडेड टू कैंसर। या फिर अपने माइंड के अंदर एक नया विचार बना ले, एक नया कॉग्निशन बना ले, क्या कि मेरे ग्रैंडफादर थे, वो स्मोक करते थे और वो 90 साल तक जिए। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी आप शांति में रह पाएंगे, तभी आप कंफर्ट में रह पाएंगे। आप सोचिए इसके और एग्जाम्पल के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारी सोसाइटी में यूज़ किया जाता है टू चेंज एनीवन्स एटीट्यूड। ठीक है, इसके बारे में इसके लास्ट सेकंड और हम देखेंगे, एक होता है हमारा एलेबोरेटिव लाइक्लीहुड मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है लोगों का एटीट्यूड चेंज करने के लिए। इसमें आप देखेंगे आपके लेफ्ट और राइट में आप देखोगे 2 तरीके के मेथड होते हैं। पहला होता है सेंट्रल रूट और दूसरा होता है पेरीफेरल रूट। अगर हम सेंट्रल रूट की बात करें, सेंट्रल रूट में क्या होता है, एग्जैक्टली लॉजिकल बातें की जाती हैं। पेरीफेरल रूट में ऊपर ऊपर की बातें की जाती है। तो अगर हमें किसी का एटीट्यूड चेंज करना है
विद द हेल्प ऑफ नॉलेज उसको बताना है कि भाई इसके अंदर ये फैक्ट होते हैं, ये नॉलेज होती है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो वो होता है सेंट्रल रूट। या अगर हमको किसी का एटीट्यूड चेंज करना है ऊपर ऊपर से, जैसे रोल मॉडल, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट हो गए, जहां पर कोई इतना दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका पेरिफेरल रूट, कि ऊपर से ये चीज अट्रैक्टिव लग रही है तो उसको खरीद लो, ठीक है, उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट कर लो। तो ये हमारा क्या होता है पेरिफेरल रूट, ऊपर ऊपर से आपने बता दिया। जैसे आप देखोगे हमारे यहाँ पर काफी सारे सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करके लोगों का एटीट्यूड चेंज किया जाता है, तो वो हमारा क्या हो गया पेरिफेरल रूट। और वहीं जब हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बेनिफिट बताएंगे, लॉसेस बताएंगे और सब कुछ उसके बारे में बताएंगे, तो वो हमारा क्या होगा सेंट्रल रूट। तो सेंट्रल रूट के अंदर लॉजिकल इंफॉर्मेशन दी जाती है और पेरिफेरल रूट के अंदर ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन दी जाती है, पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल रूट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कार है, किसी को खरीदनी है, अगर सेंट्रल रूट की बात करेंगे तो उसकी कॉस्ट देखेगा, इंश्योरेंस, सेफ्टी, रिलायबिलिटी, रिव्यूज, ये सब देखेगा। वहीं पेरिफेरल रूट पे वो क्या देखेगा, उसका कलर कैसा है, ऊपर ऊपर से आपने देख लिया, उसकी स्पीड कितनी है ना, मोर एक्सपेंसिव देन नेबर्स, बिग व्हील्स हैं, इसको देखकर उसने उस कार को खरीद लिया। ये क्या हो गया पेरिफेरल रूट। तो इस तरीके से भी लोगों का एटीट्यूड चेंज किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं पर्सुएशन, कम्युनिकेट कर कर, बातचीत कर कर लोगों का एटीट्यूड चेंज करना। जैसे कि आपने काफी जगह देखा भी होगा, ये कुछ मेथड्स भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल फुट इन द डोर टेक्निक, पहले आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे एक छोटा सा फॉर्म भरवा दिया, फिर आपको इनवाइट किया, आपसे एक बड़ी रिक्वेस्ट की, ठीक है, ओके, स्टार्ट विद अ स्मॉल रिक्वेस्ट एंड देन अ बिगर वन। द नेक्स्ट वन इज डोर इन द फेस टेक्निक, इसका जस्ट उल्टा होता है, पहले आपसे बिग रिक्वेस्ट की कि अच्छा चलो ठीक है, इतना ही दे पा रहे तो इतना तो दे ही दो, ठीक है, स्टार्ट विद अ बिग रिक्वेस्ट, लाइकली रिफ्यूज, देन अ स्मॉलर वन, है ना, पहले 1000 रुपए मांगे तो चलो 1000 डोनेशन नहीं तो आप 10 रुपए या 100 रुपए दे दो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप देखोगे अपील टू इमोशन, इमोशनल अपील होती है, यूजिंग फियर, यूजिंग प्राइड, ऐसे करके भी लोगों का एटीट्यूड चेंज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे कोविड के टाइम पर आपके अंदर एक फियर जनरेट किया गया था बाय द इंश्योरेंस कंपनीज आल्सो, ओके, तो लोगों ने इंश्योरेंस करना शुरू कर दिया। तो ये भी क्या है, लोगों का परसुएट कर कर, कम्युनिकेट कर कर लोगों का एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इन द सेम वे रिपीटेशन करके, बार बार उस चीज को दिखाकर, पेयरिंग कर कर, क्लासिकल कंडीशनिंग वही यहाँ पर फिर से निकल के आ गई। आप देखोगे डेली बेसिस पर आपके सामने वो चीज आ रही है, तो आपका क्या हो गया, आप डेली बेसिस पर देखते जा रहे हो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट हो गया उस चीज को लेकर। जैसे काफी सारे स्लोगन्स होते हैं, काफी सारे टीवी सीरियल्स होते हैं, ट्रेलर होते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिपीटेशन कर कर भी आप एटीट्यूड चेंज करा रहे हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ये कुछ टेक्निक होती है जिससे हम लोगों का एटीट्यूड चेंज करते हैं। और इसी तरीके से आखिरी होती है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। इसके थ्रू भी लोगों का एटीट्यूड चेंज हो सकता है। इसका कोर आइडिया क्या बोलता है, पीपल डेवलप एंड चेंज एटीट्यूड बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, स्पेशली रोल मॉडल्स और ऑथोरिटी फिगर्स। ये मैंने आपको बताया था, हम उनको अपना मॉडल बना लेते हैं और उसी तरीके का बिहेवियर इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या मिलता है उनसे, रीइंफोर्समेंट, अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, वो जैसा काम कर रहे हैं हम भी वैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से भी लोग अपना एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये सोशल लर्निंग हम कैसे करेंगे, अपने जैसे पर्सनल फैक्टर्स हो गए, बिहेवियर फैक्टर्स हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। आपने इन्वायरमेंट के अंदर लोगों को देखा कि वो कैसा काम कर रहे हैं, अगर अब वो आपके रोल मॉडल हैं, आपने उन्हीं काम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, आपने सेम लाइकिंग वाले लोगों को और देखा, फिर जैसा वो काम करते हैं आपने वैसा काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल लर्निंग। हम दूसरे लोगों को देख देख कर भी चीजों को सीखते हैं। तो अगर हम अच्छी चीजें देखेंगे तो अच्छा सीखेंगे और बुरी चीजें देखेंगे तो बुरा सीखेंगे। तो इस तरीके से हमारा एटीट्यूड बनता है और हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है और हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। समराइज करने के लिए हम इसकी बात करें तो एटीट्यूड के लिए हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं, ABC, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। एटीट्यूड की डेफिनेशन की बात करें तो मेंटल एंड न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस you are getting with the help of your experiences, directive and dynamic influence upon you। और एटीट्यूड की फॉर्मेशन और इसके चेंज की बात करेंगे तो क्लासिकल ऑपरेंट ऑब्जर्वेशन लर्निंग। और वहीं हम चेंज करने की बात करेंगे तो हमारे पास थ्योरी जो निकल के आती है, फेस्टिंगर की थ्योरी निकल के आती है, इलेबरेटिव लाइक्लीहुड मॉडल निकल के आता है और हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी निकल के आती है। तो इस तरीके से एटीट्यूड के बारे में आप एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं जब भी इसके फॉर्मेशन की बात आई होगी। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।